अच्छा बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में क्या है। क्वेश्चन नंबर वन में ये हमें बोल रहा है कि राजेश applies once every year a ticket for a musical festival, and the probability that he is successful in any particular year is 0.3. Find the probability that Rajesh is successful for the first time in the seventh attempt. सेवेंथ अटेम्प्ट का मतलब है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। फर्स्ट सिक्स अटेम्प्ट में वो फेल होगा, तो फेल होने की पावर सिक्स लगा दी, और उसके बाद आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये हो गया 0.7 पावर सिक्स मल्टीप्लाई बाय 0.3, विच इज 0.0353। नेक्स्ट ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट राजेश इज सक्सेसफुल फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर हिज सिक्स्थ अटेम्प्ट। यानी वो आपसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन सिक्स। इसको अगर मैं ग्रेटर देन की टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन सिक्स। इसका उल्टा क्या होगा? लेस देन सिक्स का उल्टा क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ग्रेटर देन फाइव। लेस देन सिक्स का रिवर्स क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन फाइव। कैसे पता चला? अगर याद रख ले हो तो याद रख लो, वरना लेस देन सिक्स का मतलब है फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होता। इसका जब उल्टा करोगे तो उल्टा विल बी सिक्स, सेवन, एट, नाइन। और सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन को मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रेटर देन फाइव बोल सकता हूँ। और ग्रेटर देन फाइव की प्रोबेबिलिटी निकलती है क्यू पावर फाइव। और क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं तो वन से माइनस होगा, हो जाएगा वन माइनस 0.7 पावर फाइव। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस 0.7 पावर फाइव। का आंसर आता है 0.832। अच्छा, अब अगले बोल रहे फाइंड आउट probability that राजेश इज सक्सेसफुल फॉर द सेकंड टाइम ऑन हिज टेंथ अटेम्प्ट। टेंथ अटेम्प्ट पे जाके वो सेकंड टाइम सक्सेस हुआ, यानी टेंथ अटेम्प्ट पे इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पिछली जो नाइन अटेम्प्ट्स हैं उसमें ये कितनी दफा सक्सेसफुल हुआ होगा? एक दफा सक्सेसफुल हुआ होगा। तो नाइन में से एक दफा सक्सेसफुल का मतलब है नाइन सी वन। सक्सेस पावर वन, फेलियर पावर एट, और मल्टीप्लाई बाय टेंथ अटेम्प्ट में सक्सेस 0.3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये नाइन सी वन मल्टीप्लाई बाय 0.3 पावर वन मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर एट, और मल्टीप्लाई बाय 0.0467। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर।
क्लियर है सबको? अच्छा, अगले पे जाते हैं। सेवा हैज अ कॉइन which is biased so that when it is thrown the probability of obtaining a head is 1 over 3. He also has bag containing 4 marbles, red marbles and 5 blue marbles. Seva throws the coin. If he obtains the head, he selects one marble from the bag. He obtains a tail, he selects two marbles. अगर head आएगा तो एक marble उठाएगी, tail आएगा तो दो marble without replacement. Find the probability। अब बताओ इसके क्या केसेस बनेंगे। अब वो बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेवा सेलेक्ट एटलीस्ट वन रेड मार्बल। एटलीस्ट वन रेड मार्बल का मतलब है एक रेड भी ले सकता है वो, और दो रेड भी ले सकता है। एक रेड लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक रेड लेने का मतलब है उसके पास आया होगा हेड। ठीक है। एक रेड लेने के केसेस क्या क्या बन सकते हैं? एक रेड लेने के केस बन सकते हैं या तो उसका हेड आए और जो एक उसने ली वो रेड ही हो, या तो उसका टेल आए और उसने एक रेड ली और एक ब्लू ली। ऐसा ही है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/3, और फिर उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5। टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। अब रेड ब्लू की आ गई कि भाई पहले उसने रेड उठाया यानी 4/5, फिर उसने ब्लू उठाया यानी 5/4 सॉरी 4/9 ना, टोटल 9 है। 4/9 और दूसरी उसने ब्लू उठाई 5/8। या एक और केस भी बन सकता है कि भाई उसने पहला टेल उठाया, फिर उसने पहली ब्लू उठाई और फिर रेड उठाई। ये भी एक केस बन सकती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। Finally, that Shiva selects at least one red marble। दूसरा केस हमारा क्या बना कि भाई इसने टेल उठाया 2/3, और फिर अब दो मार्बल्स उठा रहे हैं। इसमें पहली ब्लू होनी चाहिए, दूसरी रेड होनी चाहिए।
और तीसरा केस बनेगा कि भाई इसने टेल उठाया और फिर पहले भी ब्लू उठाई और फिर बाद में भी ब्लू उठाई। ठीक है, ये इसके सॉरी पहले भी रेड उठाई बाद में भी रेड उठाई। ये सारे इसके केसेस बनेंगे। ठीक है, इसका हम आंसर निकाल लेंगे। टेल का आंसर आ जाएगा आपका 2/3। रेड का आ जाएगा फिर 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/8। इन सबको आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा? ये वाला सवाल सबको समझ में आया? फाइनल आंसर इसका बन गया हमारा 17/27। अगले पार्ट में बोल रहे फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेवा ऑब्टेन्स अ हेड और गिवन दैट ही सेलेक्ट्स नो रेड मार्बल्स। ठीक है, अब वो हेड उठा रहा है तो गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं, गिवन दैट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। गिवन है कि वो हेड लेता है। अब क्या क्या केसेस बनेंगे कि भाई हेड के साथ उसके पास ब्लू आ जाए या हेड के साथ उसके पास रेड आ जाए, क्योंकि एक ही उठाएगा। सर वी कैन ऑल्सो हैव टेल रेड रेड, हाँ लगा लिया ना। ठीक है, फरजाम लगा लिया। अच्छा, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/3 और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, यानी ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई गिवन दैट की, विच इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/9 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/9, यानी गिवन दैट की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अगले पार्ट में और फिर वो बोल रहा है कि गिवन दैट ही सेलेक्ट नो रेड। अच्छा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। गिवन दैट ही सेलेक्ट्स नो रेड। नो रेड का मतलब क्या है? नो रेड का मतलब है कि भाई हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली है, हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली है एटलीस्ट वन रेड की। अगर मैं उसको वन से माइनस कर दूंगा तो मुझे नो रेड की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नो रेड की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? वन माइनस एटलीस्ट वन रेड, कम से कम एक रेड तो हो। वन से माइनस कर दोगे तो नो रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 - 17/27, यानी गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/27। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट ही ऑब्टेन्स अ हेड। अब हेड के साथ नो रेड, हेड के साथ नो रेड, गिवन दैट और रिक्वायर्ड वाली अगर मर्ज करेंगे तो हेड के साथ नो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा? हेड के साथ नो रेड मतलब जाहिर सी बात है ब्लू, इज 5/9। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब ये ऊपर आ गई न्यूमरेटर में या आ गई डिनोमिनेटर में? फाइनल आंसर आ गया 1/2। समझ आया बेटा सबको ये सवाल?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है द वेट्स ऑफ ऑरेंजेस कैन बी मॉडल्ड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ऑरेंजेस आर क्लासिफाइड एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लार्ज ऑरेंज बी एट लीस्ट 184 ग्राम्स, यानी इसने मुझे दी हुई है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 184 इज, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, सिर्फ उसने बताया कि लार्ज जो है वो 184 ग्राम से ऊपर के हैं। 20% ऑफ द ऑरेंजेस आर क्लासिफाइड एज स्मॉल, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन स्मॉल वाले लोग कितने हैं, ऑरेंजेस कितने हैं बेटा, 20% है, यानी 0.2 है। देखो क्या है डायग्राम, अगर इसकी मैं बनाऊं तो उसने बोला है कि भाई 20% जो है ना वो ऑरेंजेस है, स्मॉल वाले। यानी जाहिर सी बात है, मीन हमारा अगर 131 है, उसने बोला है 184 से ज्यादा वाले लार्ज होंगे, तो 184 यहाँ पे होगा, और उससे ज्यादा वाला लार्ज है, यानी ये वाला पोर्शन लार्ज का है, और 20% जो है वो स्मॉल है। जाहिर सी बात है, स्मॉल वाला पोर्शन पीछे की तरफ होगा, और वो वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, एस लिख देते हैं, और उसका परसेंटेज है 20%, उससे पीछे वाले स्मॉल हैं ये, और ये रीजन है 20% यानी 0.2, और बीच वाला जो है वो होंगे मीडियम, जाहिर सी बात है। मुझे बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस दैट आर क्लासिफाइड एज लार्ज, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 184 से ज्यादा। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले जेड वैल्यू निकालोगे, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन है हमारे पास 54, जेड वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, 0.981, 0.9815। जेड वैल्यू खोलनी पड़ेगी हमें, 0.9815, 0.815 लिख दिया था ना हमने, उसको हम 0.982 कर देते। ठीक है, 0.98 पे क्या आ रहा है, 0.8365, और इसमें टू वाला ऐड करना है विच इज 5, तो 0.837 हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई, और उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 0.163 लार्ज। अगले पार्ट में बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेट ऑफ अ स्मॉल ऑरेंज, यानी मुझसे वो पूछ रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू बताओ कि स्मॉल ऑरेंजेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी हम इसको अगर मार्क करें 20% को, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन स्मॉल जो दी हुई है वो 20% दी हुई है, 0.2 दी हुई है। रिवर्स काम करना है, सबसे पहले 0.2 को आप बनाओगे 0.8, फिर आप चले जाओगे जेड टेबल में, 0.8 हमारे पास नीचे तो नहीं है, ऊपर से बनाना पड़ेगा। 0.8 बनाते हैं, 0.8 से क्लोजेस्ट ढूंढना पड़ेगा ना।
0.8 से क्लोजेस्ट मुझे मिल रहा है, ये रहा 0.7995। यहाँ पे बनना है 0.84 पे। पांच और ऐड ना करना पड़ेगा, पांच नहीं है, छह कर लेते हैं। 0.842 जेड वैल्यू बन गई है। 0.842 हमारी जेड वैल्यू बन गई है। माइनस में लेंगे, जाहिर सी बात है कि नेगेटिव साइड पे। और स्मॉल माइनस मीन है 131 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन है 54। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आता है आंसर। -45.56468 और प्लस कर देंगे 131, तो स्मॉल आ गया 85.5। समझ आ गया बेटा। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल पे जाते हैं। स्टेमन लीफ का सवाल है, आसान लग रहा है वैसे तो देखने से। बैक टू बैक स्टेमन लीफ दिया हुआ है, की भी दी हुई है कि अगर 3 1 है और यहाँ फू है तो इसका मतलब 31,200 है। फाइंड द मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज। मीडियन निकालने के लिए बेटा आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, दोनों तरफ 19 वैल्यूज हैं। हमें निकालनी है पेट्रोल की, यानी इसका मीन वगैरह निकालना है। तो n+1/2 किया तो ये आया 10। टेंथ वैल्यू जाके चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 320 यानी 32,000 हमारा मीडियन हो गया। मीडियन आ गया हमारा 32,000। इंटरकोटाइल रेंज निकालने के लिए पहले निकालनी पड़ेगी लोअर कोटाइल। लोअर कोटाइल के लिए बेटा मीडियन को छोड़ के, मीडियन को अगर मैं छोड़ दूं तो मीडियन से पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं। तो ये जाएगा 9+1/2। मतलब फिफ्थ वैल्यू चेक करनी है। काउंट करो फिफ्थ वैल्यू, 1 2 3 4 5। टू यानी 31,200 आपका लोअर कोटाइल हो गया। इसी तरह अपर कोटाइल, फिफ्थ वैल्यू ही देखेंगे मीडियन के बाद। 1 2 3 4 5, फिफ्थ 33,500। 33,500 आपका अपर कोटाइल हो गया। माइनस कर दोगे इंटर कोटाइल रेंज आ जाएगी। 2,300 की इंटर कोटाइल रेंज आ गई। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद अगला बैक टू बैक बॉक्स एंड विस्कर। यही बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि कुछ लिखवाने की जरूरत है। आ, ठीक है। इसका बॉक्स एंड विस्कर मैं आपको बस बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें प्लॉट होती हैं बेटा। मीन प्लॉट होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू प्लॉट होती है। क्वार्टाइल वन जिसको आप लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं वो प्लॉट होगा। क्वार्टाइल टू जो आपका मीडियन होता है वो मार्क कर देना। क्यू थ्री जो अपर क्वार्टाइल होता है वो जाएगा। और फिर आप मैक्सिमम वैल्यू मार्क कर दोगे, ये सारी वैल्यूज मार्क कर दोगे तो आपका जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा, एक पार्ट उसका हम देख लेते हैं। कमेंट ऑन वेदर द मीन और द मीडियन वुड बी अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का डेटा चेक करते हैं। अच्छा, पेट्रोल का डेटा। अब मीन क्या होता है? मीन आपका एवरेज होता है ना। अब एवरेज अक्सर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, कोई वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है या कोई वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो उस वजह से आपका एवरेज खराब हो जाता है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है पेट्रोल में एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है जो बाकी वैल्यू से बिल्कुल हट के है, जिसकी वजह से आपका एवरेज खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि भाई मीडियन इज बेटर, ठीक है, बिकॉज डेटा कंटेन वन एक्सट्रीम वैल्यू, कुछ भी लिख देना इंग्लिश में, विच मीन्स ड्यू टू विच मीन विल नॉट गिव बेटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। Jasmine has $1 5 coin and $2 1 coins. She selects two of these coins at random. The random variable x is the total value in dollars of these two coins. Show that probability x equals to 7 is equals to 0.2. x equals to 7 का मतलब क्या है बेटा? अगर आपके पास ये सारे कॉइन्स हैं और आपको जो है वो बताना है कि कौन सा आपके पास स्कोर जो है वो 7 आना चाहिए, तो वो कैसे कैसे आ सकता है? जाहिर सी बात है बेटा, एक 5 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए। इसको उल्टा करके देख लो, एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, यानी 1 अपॉन टोटल कॉइन्स कितने हैं? 5 हैं। और फिर अगला कॉइन 2 का होना चाहिए। 2 वाले कॉइन्स कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। और इसी तरह पहला वाला कॉइन 2 वाला अगर होगा तो ये हो जाएगा 2/5। दूसरा वाला 1 का तो 1/5 वाला तो 1/4। इसको आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर में डाल लो। 0.2 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दो अगर कॉइन्स उठा रहे हो तो टोटल स्कोर्स क्या क्या बन सकते हैं बेटा? आपके पास $1 के अगर आप दोनों उठा लो तो लोएस्ट लोएस्ट आपका टोटल जो है वो 2 आ सकता है। और इसके अलावा कौन सा आ सकता है? और इसके अलावा अगर आप जो है वो आ, $1 2 का, $1 1 का उठा लो तो आपका स्कोर 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है अगर आप $1 $2 2 के उठा लो? तो अगर $2 के उठा लो तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर $1 2 और अच्छा, ए का अगर आप 5 का उठा लो और 1 का उठा लो तो x इक्वल टू 6 भी हो सकता है। और 7 का तो हमें पता ही है। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब x इक्वल टू 2 कब आएगा बेटा? जब दोनों $1 के उठा लोगे। $1 के कॉइन्स कितने हैं आपके पास? दो हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। x इक्वल टू 3 कब हो सकता है? जब 1 2 का उठा लो या 2 1 का उठा लो। 1 और 2 का उठाएंगे तो 1 का उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/5, 2 का उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/4, फिर 2 का उठाने की अगेन 2/5 और 1 का उठाने की अगेन 2/4। प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2/20 यानी 0.1। इसका क्या आ जाएगा? 4/20 प्लस 4/20 यानी 2/5 यानी 0.4।
4 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए 2 स्कोर होना चाहिए। 2 स्कोर कैसे होगा भाई? 2 स्कोर की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/4। फिर अगला भी 2 चाहिए तो 1/3। ये आ जाएगा आपका 2/12, 1/6। फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद 6 आने के लिए क्या बनेगा? 6 आने के लिए क्या बनेगा? 6 आता है बेटा आपका 5 और 1 से। तो 5 और 1 के लिए क्या करना है बेटा? 5 आने का लिए हमारे पास आ गया 5 और 1। 5 आने के लिए आपके पास 5 के कितने बेटा? एक ही कॉइन है 5 का, तो वो हो जाएगा 1/4। सॉरी, 1/5 है ना, तो यहाँ पे भी 2/5 है। 2/20 यानी 0.1। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 दो है, 2/4। ये भी आ जाएगा 0 पॉइंट। एक मिनट यार, मैं टोटल 5 कॉइन्स है ना, 2/5, 2/4, 2/5, 2/4। और दोनों 2 वाले चाहिए थे, 2/5, 1/4। एक 5 वाले चाहिए 1/5, फिर 2/4। तो ये टोटल 1 की नहीं बन रहा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.4। 6 आने की प्रोबेबिलिटी में, अच्छा 1 और 5 भी तो हो सकता है, सॉरी, इसका 1 और 5 भी तो हो सकता है। तो 1 और 5 की प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। और लास्ट वाले का भी 0.2 आ गया। तो अब इसका आप टेबल बना लो। 2 आ सकता है स्कोर, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। प्रोबेबिलिटीज लिखनी नीचे। टोटल करो कितना आया? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, तो आपका ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगले पार्ट में वेरिएंस एक्स निकालना है, वो आप लोग आराम से निकाल लोगे। इसके बाद अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अगले सवाल देखो। अगला सवाल देखो बेटा। द रेजिडेंट्स ऑफ महाजिंग वर आस्क्ड टू क्लासिफाई देयर लोकल बस सर्विस। 25% of the residents classified their service as good। ठीक है। और 60% of the residents classified their service as satisfactory, 15% of the residents classified their service as poor. A random sample of 110 residents of Marching is chosen. Use suitable approximation to find the probability that fewer than 22 residents classified bus service as good। अब बेटा सबसे पहले तो इसने बोला है कि हमारे पास ये रैंडम सैंपल है 110 का, तो जाहिर सी बात है इसमें आप क्या करोगे? इसमें अब हमारे पास ये है बायनोमियल टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का सवाल। ठीक है सर, whenever do reverse in normal distribution we subtract the probability from 1 and we put माइनस। बेटा माइनस साइन जरूरी नहीं है आप 1 से माइनस करो तो ही लगाओ जब भी हम, और जरूरी नहीं है रिवर्स में हमेशा 1 से माइनस करें, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा। मैंने इस तरह तो नहीं बताया आपको।
जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी तब 1 से माइनस करना पड़ेगा, पहली बात। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी तब 1 से माइनस करेंगे, हमेशा माइनस नहीं करेंगे। और z वैल्यू के साथ माइनस लाने का भी आपको डायग्राम से पता चलेगा, वो कोई फिक्स रूल नहीं है कि जब भी माइनस करोगे तो हमेशा आएगा। z वैल्यू माइनस में लेनी है या प्लस में लेनी है वो डायग्राम से देख के पता चलेगा। और प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस तब करेंगे जब वो प्रोबेबिलिटी आपको छोटी देगा, हमेशा आपको माइनस नहीं लगाना। अगर आपको ये वाला, अगर z वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपकी, अगर z वैल्यू यहाँ आ रही है तो यहाँ z वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यहाँ आ रही है तो नेगेटिव लेंगे। समझ आई बात? अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है फ्यूअर देन 22। फ्यूअर देन 22 यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन 22 क्लासिफाइड देयर बस सर्विस एज गुड। गुड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 25%, यानी प्रोबेबिलिटी हम 0.25 लेते हैं, क्यू हम 0.75 लेते हैं, एन की वैल्यू हम 110 लेते हैं। यहाँ से हम पहले तो एनपी और एनपीक्यू निकालते हैं। मीन यानी एनपी विल बी 110 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये मीन हो गया। वेरिएंस के लिए एनपीक्यू कर देते हैं, 20.625, ये मीन और वेरिएंस आ गया। अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी लेस देन 22 है, कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी लेस देन 21.5। डायग्राम बना लेंगे इसकी। अब मीन आ जाएगा आपका सेंटर में, 21.5 यहाँ है, और मुझे इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो z वैल्यू निकालोगे 21.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज 20.625। माइनस 1.321, और माइनस को हम इग्नोर करेंगे और इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1.321 की। 1.329066 और 1 के ऊपर 2 आ रहा है, तो 9068, 9068 को 1 से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा फाइनल इसका आंसर। ठीक है भाई। अगले पार्ट में बोले फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 रेजिडेंट्स ऑफ मार्जिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 8 क्लासिफाइड देयर बस सर्विस एज गुड और सेटिस्फैक्टरी। यह है बाइनोमियल का सवाल, और हमारे पास अब फ्यूअर देन 8 की बात कर रहा है, यानी 7 की निकालनी है। 6 5 4 3 2 1 0। इसकी नहीं निकाल सकते, उल्टा कर लेते हैं, 8 9 10 की निकाल लेते हैं। यानी 10C8, 10C9, 10C10, 10C8 सेटिस एज गुड और सेटिस्फैक्ट्री। तो गुड और सेटिस्फैक्ट्री की प्रोबेबिलिटीज को मर्ज कर दो, कितना आ गया? 85%, यानी प्रोबेबिलिटी विल बी 0.85। इन सबको ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, और इन सारे आंसर्स को 1 से माइनस कर देना। फाइनल आंसर आप लोग निकाल लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगले पार्ट में बोला है 3 रेजिडेंट्स ऑफ मार्जिंग आर सेलेक्टेड एट रैंडम, find the probability that one resident classified bus service as good
वन एज सेटिस्फैक्ट्री एंड वन एज पुअर। यानी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर इसने नहीं बताया कि ऑर्डर क्या रखना है, कौन सा वाला गुड बोल रहा है, कौन सा वाला सेटिस्फैक्ट्री बोल रहा है, कौन सा वाला पुअर बोल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गुड की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, गुड की है 0.256, ठीक है, 0.25, 0.6 और 0.15। अब इस चीज को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो बेटा, तीन चीजें हैं तो इनको मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूँ, यानी अरेंज कर सकता हूँ ना। गुड, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि तीन चीजें हैं तो इसको हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब जो भी होता है, इसको आप कैलकुलेटर में डाल दोगे तो यू विल गेट योर आंसर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 0.135। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया ये सवाल। अच्छा, अब अगला सवाल देखो बेटा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। हाउ मेनी डिफरेंट रिमाइंडर आर देयर ऑफ द 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड रीजेनरेट। बेटा 10 चीजें हैं तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, कौन कौन रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है 4 दफा तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, आर रिपीट हो रहा है 2 दफा तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,600। अगले में बोल रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट बिन आर देयर ऑफ द 10 लेटर्स इन द वर्ड रीजनरेट in which the four E's are together and the two R's have exactly 3 letters in between them। बाकी कितने बचे, अच्छा पूरे 8 4 हो गए। यानी आपको एक तो इसकी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, यानी ये पूरा एक ब्लॉक है और ये पूरा एक ब्लॉक है जिनको आपको अरेंज करना है। तो ये दो ब्लॉक्स जो आपस में अरेंज होंगे। अच्छा, बाकी लेटर्स बचे कि नहीं बचे, 4 ये हुए और 5 ये हुए, 9 हुए ना, एक ये बच गया। ठीक है, एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितनी चीजें हो गई बेटा, टोटल कितनी चीजें हैं जिनको हमें आपस में अरेंज करना है, टोटल 1 2 3 चीजें हैं जिनको आपस में अरेंज करना है। तो इसका आ गया 3 फैक्टोरियल। ये जो 4 ईज आपस में अरेंज होंगे इनका आ गया 4 फैक्टोरियल। ये दो आर आपस में अरेंज होंगे इनका आ गया 2 फैक्टोरियल। बाकी कितने लेटर्स बचे, बाकी कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स आपस में शिफ्टिंग कर सकते हैं, इनका आ गया 4 फैक्टोरियल। बाकी जो अरे रिपीटेशन है उससे डिवाइड करें तो 4 दफा ई आ रहा है 4 फैक्टोरियल, 2 दफा आर आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो इसका हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 फैक्टर 4 फैक्टर ये आपका आंसर आ गया 144। समझ में आई बेटा बात सबको। लास्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चूजन। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है अब। इन अ वर्ड रीजनरेट, ठीक है, find the probability that a randomly chosen arrangement of the 10 letters in the word regenerate is one in which consonants and vowels alternate। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स जो है वो ऑल्टरनेट हैं, so that no two consonants are next to each other and no two vowels are next to each other। अब मेरे पास टोटल 10 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो बोल रहा है कि भाई इस तरह से अरेंज करना है कि वॉवल आए फिर कॉन्सोनेंट आए, वॉवल आए फिर कॉन्सोनेंट आए, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5 वॉवल हो गए और 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। एक और अरेंजमेंट क्या हो सकती है इसकी कि भाई पहले कॉन्सोनेंट आए फिर वोवल आए, कॉन्सोनेंट आए वोवल आए, कॉन्सोनेंट आए वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल।
ये दो इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब इनके अरेंजमेंट अगर मैं काउंट करूं तो बेटा कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट है मेरे पास 5, तो 5, ऊपर वाली की अगर बात करें 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट हो गई 5 फैक्टोरियल। वॉवल कितने हैं, वॉवल भी हैं 5, तो 5, 4, 3, 2, 1, वॉवल्स की भी हो गई 5 फैक्टोरियल। रिपीटेशन से डिवाइड करेंगे तो बेटा आर 2 दफा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ई 4 दफा आ रहा है 4 फैक्टोरियल। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अच्छा ये मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये आंसर आ रहा है मेरा 300। एक पॉसिबिलिटी का आंसर आ रहा है 300, दूसरी भी सेम ही है, उसका भी 300 होगा, यानी टोटल 600 अरेंजमेंट ऐसी हैं जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होंगे। डिवाइड कर देंगे टोटल अरेंजमेंट से, टोटल अरेंजमेंट कौन सी थी बेटा, टोटल अरेंजमेंट थी ये 75,600। तो आप इसको डिवाइड कर दो 75,600 से, तो यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी 1/126। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात, ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आप लोग अब खुद से भी है ना कुछ प्रैक्टिस करो पेपर्स की, परसों हमारा एग्जाम है, और कल जो है वो मैं इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर 24 के पेपर्स करवाऊंगा। ठीक है, चलो हाफिज।